करंट इलेक्ट्रिसिटी का कल टॉपिक क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज हो गया था। आज होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा आगे आ जाओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है आपको। सीरीज में आपको मालूम है क्या किया गया था? सभी सेलों को सीरीज में ऐड किया गया था एक लाइन में। यहां पे क्या करना होगा? सभी सेलों को किसमें ऐड करोगे? यानी दो पॉइंट के बीच में सभी सेलों को जोड़ देंगे और प्रत्येक सेल के साथ क्या होगा? एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये हमने कई सारे ले लिया सेलों को, बस 3 ठीक है और कर दें। इन सभी सेलों को एक पॉइंट से कनेक्ट कर देना है ऐसे। और हर एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। यानी प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो गया। इन सभी सेलों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ करके इनको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देना है। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा सेलों का। अब इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, कब करंट आपको अच्छी मिलेगी और कब आपको बुरी करंट मिलेगी? बुरी करंट का मतलब ये है कि कब आपको पैरेलल में जोड़ने से प्रॉफिट होगा और कब आपको पैरेलल में जोड़ने से लॉस होगा, इसको जानना है। तो यहां पे आप ध्यान दोगे, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R, ठीक है। आपको मालूम है अगर करंट निकालना है तो करंट का फार्मूला क्या होता है? I = V/R होता है। टोटल यहां पे निकालना होगा पोटेंशियल यानी टोटल EMF। पैरेलल में आपको पता है विभवांतर यानी विभव क्या होगा? सेम होता है, मालूम है ना। और सीरीज में कल अलग अलग था। तो आपको मालूम है EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में विद्युत वाहक है। अरे पढ़ा दीजिए। यहाँ बड़े बड़े विद्युत वाहक बल बैठे हैं। आगे बढ़ गए, वही क्या है? विद्युत को चलाने वाला जो सहायक है, वही है विद्युत वाहक बल। वाहक मतलब चलाने वाला, ठीक, यानी प्रवाहित कराने वाला। और बल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, आवेश को फ्लो करने वाला पोटेंशियल ही क्या होगा? EMF होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। EMF इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेल्स, सभी सेलों का कितना होगा? सेम, विल बी सेम। कितना होगा? यानी एक सेल का विद्युत वाहक बल जितना होगा उतना सभी सेलों का होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में। तो ये ध्यान देना, समांतर संयोजन में विद्युत वाहक बल सभी सेल का क्या होगा? सेम होगा। यानी एक सेल का जितना होगा उतना सभी सेलों का होगा। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है।
तो सभी सेलों का कितना है? अच्छा, सेल कितनी है नहीं मालूम। मान लेते हैं कि पैरेलल में ये n सेल जुड़ी हैं। इस बार पैरेलल में है, कल सीरीज में थी। कितनी सेल है? n सेल जुड़ी हैं। आप यहां पे n मानो, m मानो, जो भी आपको इच्छा करे वो मान लो। तो यहां पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध ठीक वैसे ही काम करता है जैसे बाह्य प्रतिरोध काम करता है परिपथ में। तो आंतरिक प्रतिरोध टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल, सभी सेलों का कितना होगा? तो पैरेलल में है तो पैरेलल का फार्मूला पता है क्या होता है रेजिस्टेंस का? 1/R, R1 प्लस R2 है ना। कहां तक? n सेल है, n बार ऐड करना है। कितना होगा? ऐड कर सकते हो इसको। तो आप बोलोगे सर नीचे सेम है तो एलसीएम हो जाएगा R, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट कहां तक? 1 को n बार जोड़ोगे कितना आएगा? नहीं पता। 1 को 100 बार जोड़ो कितना आएगा? 1 को 100 बार जोड़ने में कितना आएगा? 1 को 50 बार जोड़ो, 1 को 200 बार जोड़ने पर, और 1 को n बार जोड़ोगे, समझ गए ना। तो 1 को n बार जोड़ोगे तो n ही होगा। तो हो गया n अपॉन r हो गया 1/r इक्वल टू। तो r इक्वल टू कितना होगा? ये कौन सा रेजिस्टेंस है? ये सभी सेलों का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में लगा है, सीरीज में है ना। ये पूरा सीरीज में लगा है, समांतर में नहीं। समांतर उसको बोलते हैं जब एक ही पॉइंट के बीच में कई सारे लगे हों। एक पॉइंट के बीच में, ये देखो, एक ही पॉइंट के बीच में कई सारे लगे हैं, ये थोड़ी लगा है। ये सब ऐड होंगे उसके बाद ये सीरीज में आएगा। तो ये जोड़ लो सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का? टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। कैसे करोगे? सीरीज में ऐड कर देंगे। तो सभी सेलों का कितना आया है? R/n प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अच्छा, यहां पे आप R मत लिखिए, नहीं यहां भी R लगा है ना, तो आप सेम मान लोगे जैसे कल भी था। इसको डैश, यहां कर दो डबल डैश। कितना होगा? एलसीएम n ऊपर R प्लस होगा। ये क्या निकला है? टोटल रेजिस्टेंस और टोटल ईएमएफ E। जब टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो उस सर्किट में टोटल करंट मालूम हो जाएगी, और यही हमें निकालना होता है। हेंस करंट कितनी होगी? I इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है? टोटल ईएमएफ E, और टोटल अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस NR अपॉन में, ये n उलट कर ऊपर चला जाएगा। तो भैया ये बन गया फार्मूला। अच्छा, कल जो फार्मूला था उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? सीरीज में जो बना था याद है किसी को क्या था? नहीं मालूम है। वहां पे था NE अपॉन में NR प्लस कैपिटल R। अब डिफरेंस दिख रहा है क्या है दोनों में? वो सीरीज का है, ये पैरेलल में। कभी भूल जाओ तो देख लो अंतर कहां पे दोनों में होता है। सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ n टाइम्स रहेगा, और पैरेलल में कैपिटल R n टाइम्स रहेगा। ऊपर दोनों में n ही हो गया।
तो ये तो कल वाला था। अब यहां से देखो भैया, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, नोट पॉइंट। तो यहां से मान लीजिए कि यदि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर क्या हो, कैपिटल आर से बहुत बड़ा हो। इसका मतलब क्या, कैपिटल आर बहुत छोटा हो गया। तो बहुत छोटी वैल्यू को क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देंगे। तो नियर अबाउट ये हो जाएगा 0। तो इसको हटा देंगे, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन स्मॉल आर, आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर। और ई बाई आर क्या होता है, एक सेल से मिलने वाली करंट का कितना होगा, एन टाइम्स। यानी अगर एन सेलों को जोड़ोगे और ये कंडीशन है तो आपको पैरेलल में जोड़ना चाहिए सेल को। इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया ताकि आप समझ में आए कि किस क्रम में जोड़ने पर लाभ होगा, किसमें हानि होगी। दूसरा नोट पॉइंट क्या है, इसका उल्टा कर दो। अगर स्मॉल आर बहुत छोटा हो जाए और कैपिटल आर बहुत बड़ा हो जाए तो इसका मतलब क्या, स्मॉल आर को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, नगण्य मान लिया जाएगा। तो रख दो इसी में, आई इक्वल टू कितना बनेगा, एन ई अपॉन में एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। और ई बाई आर क्या होता है, एक सेल से मिलने पर जो करंट मिलेगी वही एन सेल को जोड़ करके भी आपको उतनी ही करंट मिलेगी। तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, नो प्रॉफिट। यानी इस कंडीशन में आपको सेलों को पैरेलल में नहीं जोड़ना चाहिए। अब आपको मालूम हो गया होगा कि अगर आपको सेल दे दी जाए तो आपको कब पैरेलल में जोड़ना होगा और कब सीरीज में जोड़ना होगा। इसमें आपने देखा कि जब कैपिटल आर छोटा हो, स्मॉल आर बड़ा हो, तब पैरेलल में जोड़ना चाहिए। और अगर स्मॉल आर छोटा हो जाए, कैपिटल आर बड़ा हो जाए तो सीरीज में जोड़ना चाहिए। वहां पे इसका उल्टा था, नोट कर लीजिए। तो इनको भैया ध्यान रखना, यहाँ पर मेन चीज क्या है, आपको ध्यान क्या क्या रखना है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इसको ध्यान रखना है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाई एन, ये काम की चीज है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये काम की चीज है। टोटल करंट कितनी होगी, ये काम की चीज है। और ये कंडीशन है, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। चल रहा है, तुम बैठी हो, तुम बैठी हो, कर चुके साथ साथ। तैयार भी कर लेते हो, समझ भी लेते हो। अच्छा, तुम कहाँ थे कल, घर पे थे, लेकिन मीन्स मतलब क्या है कि क्यों नहीं आए थे, रीजन, ओ इसलिए नहीं आए थे। मतलब बोर्ड एग्जाम होगा तो महीने में नहीं आओगे हैं? देखो आपको हमने कितनी बार कहा है, पेपर के टाइम पढ़ाई नहीं होती, मैं साफ बता दूं। और जो लोग कहते हैं कि हम पेपर के समय पढ़ करके रात दिन एक करके हम तैयार कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। पेपर में आप कभी गेस करना वही चीज लिख पाओगे हमेशा जो पहले से आपको तैयार है। नई चीज कभी आप तैयार करके दिखाओ, तुम जाने नहीं होगी तैयार। और होगी भी तो पेपर के समय इतना कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या लिखे क्या नहीं, कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ एंड करें, पता नहीं चलेगा। यही होगा, नया पढ़ने से ही होता है। तो भैया ये कभी मत बोलना कि पेपर की वजह से हमने काम छोड़ दिया। यह हो गया।
इसके बाद हम बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ। वैसे तो किरचॉफ्स लॉ 12th ग्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12th के लिए इस चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ हो गया। और सुनो जो लोग 12th में, किरचॉफ सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल 99% श्योर है कि पेपर में आएगा बोर्ड एग्जाम में। किरचॉफ सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल। व्हीट स्टोन ब्रिज पता ही कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लो कि किरचॉफ सेकंड लॉ और व्हीट स्टोन ब्रिज, ये दोनों में से 100% एक आएगा पेपर में। हाँ नहीं, जब करंट नहीं जाएगी तभी तो बैलेंस कंडीशन में होगा। वहां पे धारा मापी लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर। क्यों क्यों लगाते हैं? देखने के लिए। जब उसमें आपने बुक में ही पढ़ा होगा, जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की अवस्था मिलती है, यानी गैल्वेनोमीटर की जो निडिल है बिल्कुल भी ना घूमे, घूम गई इसका मतलब क्या है? करंट फ्लो हो गई उसमें। तो जब कोई विक्षेप नहीं मिलेगा तब सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। इसका मतलब उसमें करंट नहीं आएगी संतुलन की अवस्था में, और आएगी तो सेतु संतुलित नहीं होगा। अभी आपको हम न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं, ठीक? पहले पढ़ा दे, अभी करके दिखाते हैं। और अगर करंट आएगी तो उस चीज को इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर अभी करके दिखाते हैं, हम उसको हटा देंगे तब आंसर आएगा। कपड़ा कहाँ गया भाई? गजब भैया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक दिन ऐसे ही विद्यालय में चाबी ऐसे हम पकड़े, पूरा स्कूल हम ढूंढ ढूंढ डाले, गाली चाबी कहाँ हमारी, ऐसे पकड़े हाथ में। और जब चपरासी को बुलाया, उससे हमने कहा ताला खोलो, सब हमको चेक करना किसी रूम में चाबी छूटी है। उसने देखा तो कहा ये हाथ में डाली हो। ऐसा हो जाता है। तो किरचॉफ लॉ किसी को मालूम है? किसको मालूम है किरचॉफ लॉ? हाँ, तुमको नहीं मालूम, जो लोग पढ़ चुके हैं उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन नीट जेईई में बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल नीट जेईई के लिए बहुत जबरदस्त बनता है, इतना जबरदस्त कि देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कैसे सॉल्व होगा। लेकिन उसका सॉल्यूशन 2 लाइन का होता है। क्या हमने लिखा है? देखो, अगर लॉ की बात की जाए, प्रिंसिपल की बात की जाए, तो जो हमने कराया वो आएगा। न्यूमेरिकल में तो कोई भी आ सकता है ना, न्यूमेरिकल में ऐसे थोड़ी जो हमने करा दिया वही आएगा। ध्यान देना, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम होते क्या है? किरचॉफ ने 2 नियम बताए हैं। अच्छा, कोई नियम बनाता है, क्यों बनाता है? सिंपल सी चीज है, कोई नियम बनाएगा किसी चीज को रूल रेगुलेशन से चलाने के लिए। आपके यहाँ कोई नियम बनेगा स्कूल में, यानी स्कूल के अनुशासन के लिए होगा, तो कोई किसी रूल रेगुलेशन के लिए तो बन रहा है। तो इन्होंने बनाया है तो कुछ प्राप्त करने के लिए बनाया होगा, और 2 नियम बनाए यानी कि उनको अलग अलग चीजें निकालना है उससे। अगर नियम नहीं होंगे तो आपको वही ट्रेडिशनल मेथड से किसी का थीसिस उठा करके फिर पहले सॉल्व करना होगा, उनके नियम तक पहुंचना होगा, और फिर आपका क्वेश्चन वहां शुरू होगा। उन्होंने क्या किया? पूरा सॉल्यूशन निकाल के दे दिया, भैया तुमको हमने फार्मूला दे, तुम निकाल लो आंसर। इससे बेनिफिट है। तो ध्यान देना, इसमें क्या बोला? सबसे पहला इन्होंने जो बोला है फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसको बोलते हैं जंक्शन रूल बोलते हैं।
हिंदी में बोलते हैं संधि का नियम। ठीक, तो संधि का नियम क्या है? जंक्शन क्या होता है पहले ये बताइए, संधि क्या होती है? अच्छा, जंक्शन मतलब जंक्शन नाम सुने हो? कहाँ नाम सुना है? ओ, इन्होंने जंक्शन स्टेशन पे सुना है, रेलवे जंक्शन। तो बताइए जंक्शन, अच्छा रेलवे में ही बताओ जंक्शन कौन सा? अपना रायबरेली जंक्शन है, ये हरचंदपुर जंक्शन है, बसरावा है? लखनऊ तो है ही है, वहां तो बहुत जगह जाती ट्रेनें। हम छोटी छोटी पूछ रहे हैं, ऐसे रायबरेली, हरचंदपुर, गंगागंज, बछरावा, इनमें से कौन सा जंक्शन है, कौन सा नहीं है? और हरचंदपुर, गंगागंज, बछरावा कोई है? रुकने की बात ही नहीं आई, रुकने की बात ही नहीं आई कि जहां पे सारी ट्रेन रुके वो जंक्शन, ऐसा कुछ थोड़ी है। जंक्शन क्या होगा? जहां से, जिस बिंदु से कई दिशाओं में रास्ते गुजर रहे हों उसको जंक्शन बोला जाएगा। जैसे रायबरेली में एक लाइन गई है गौरीगंज की तरफ, एक लाइन गई है इधर इलाहाबाद की तरफ, एक लाइन गई है लखनऊ की तरफ। नहीं नहीं, यही एक ही से मुड़ी हुई है, रायबरेली में बस तीन ही है, आगे वो बाईपास कर देते हैं। ठीक है, अब हरचंदपुर की मैंने बात किया, वहां से कहां जाएंगी? सीधी लाइन है, प्लेटफॉर्म बना है, रायबरेली से जाएगी लखनऊ, लखनऊ जाएगी रायबरेली, बस ऐसे। वो जंक्शन नहीं है। समझ गए ना जंक्शन क्या होता है? अब चुप रहो। और डिस्ट्रिक्ट तो लगभग लगभग है ही है, क्योंकि वहां से कई जगह को ट्रेन जाती है। तो हमने एक ये इनके अकॉर्डिंग बना दिया जंक्शन। अब जंक्शन पे ये करंट वाला जंक्शन है भैया, ठीक, मतलब यहां पर कई सारी करंट आएंगी, कई सारी करंट जाएंगी। तो ये कुछ करंट हम बना रहे हैं, I1, हमने यहां पे I1, I2, I3 जंक्शन की तरफ बनाया है करंट को, I4, I5 जंक्शन से दूर जा रही है। तो किरचॉफ का जंक्शन रूल क्या कहता है? किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट का अलजेब्रिकल सम, बीजगणितीय योग, शून्य होता है। यानी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है, या ऐसा कह लो। अगर उनका अलजेब्रिकल सम निकालोगे तो जीरो हो जाएगा। क्यों? अगर एक डायरेक्शन लोगे, क्योंकि धारा में डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, एक डायरेक्शन लोगे, मान लो इधर को लिया, तो जो धारा इधर से आ रही होगी उसका, उसकी दिशा बदल गई ना, तो उसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस माइनस करके सब जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस में लिखिए, इसका मतलब हमने जंक्शन की तरफ जाने वाली डायरेक्शन में करंट को लिया है। अब ये दोनों जंक्शन से क्या है, दूर जा रहे हैं, उसको रख दो तो थप्पड़ मार देंगे। पढ़ना है पहले, पढ़ना है फिर जाइए भाई। I4 माइनस I5, ये इसको बोलते हैं अलजेब्रिकल सम। बीजगणितीय योग का मतलब उसमें प्लस भी होगा माइनस भी आ सकता है। ये पूरा हल करके इन्होंने क्या बोला है? शून्य होना चाहिए, या इसी को हम बोल सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये दोनों माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएंगे। यानी संधि की तरफ चलने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। या ऐसे बोल लो, या इन्हीं की लैंग्वेज को बोल दो, सभी धाराओं का अलजेब्रिकल सम, इसको समेशन बोलते हैं। सभी धाराओं का योग क्या होता है? एक लॉ को तीन तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, पहले हिंदी में देख लो, किसी संधि पर मिलने वाली
सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। यानी इसमें कोई भी एनर्जी की लॉस नहीं होगी, इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, यानी आवेश के संरक्षण नियम को व्यक्त करता है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे बोला जाए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस लॉ पर बेस्ड है? आवेश के संरक्षण नियम पर, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द algebraical sum of all current meeting at any junction will be zero। एक डिफिनेशन ऐसे आप याद रख सकते हो। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका न्यूमेरिकल देखना चाहते हो कैसा आता है? बुक है किसी के पास? चलो हम अपने आप से बना के दे रहे हैं। अब रहने दो, इतना तो हम बना ही देंगे क्वेश्चन। देखो सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ, इसको वोल्टता का नियम भी बोलते हैं, यानी वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, वोल्टता का नियम भी बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में लूप लॉ भी बोलते हैं। हिंदी में इसको पास का नियम बोलते हैं। पास नजदीक वाला नहीं, पास यानी जाल वाला। कैसे होता है? इसमें क्या होगा? लूप बनेगा। कैसा लूप? क्या होता है? जो सभी तरफ से क्लोज्ड होना चाहिए। इसमें क्या बोला इन्होंने? ऐसे न्यूमेरिकल आपकी बुक में ढेर सारे होंगे और पेपर में बहुत आता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक सेल लगा है E1, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, कुछ मान लेते हैं R1। एक दूसरा सेल लगा है यहाँ पे E2, इसका रेजिस्टेंस हो गया। एक यहाँ पे दोनों लगे हुए हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R3 के साथ, यहाँ कोई बैटरी नहीं है। नाम दे दिया ABCDEF। अब जब इस सेल को यूज करेंगे, सर्किट में जोड़ा है, तो आपको मालूम है करंट माइनस से प्लस की ओर फ्लो होगी। तो करंट, ये सेल E1 है तो इससे करंट निकलेगी I1, ये सेल E2 है, करंट निकलेगी किस तरफ? माइनस से प्लस, मालूम है ना। I1 इधर से आएगी, I2 इधर से, दोनों यहां मिलेंगी, यानी दोनों मिल करके आगे चलेंगी I1 प्लस I2 के फॉर्म में, और ये दोनों आकर के बिंदु C पर आएंगी, फिर से अपने अपने रास्ते में बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इधर I1 हो जाए इधर I2 हो जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि रेजिस्टेंस बताता है। इस रेजिस्टेंस ने इससे जो करंट निकाला है उतनी ही करंट को ये आने देगा, न कम न ज्यादा। समझ गए? इसलिए जो करंट यहां से चली थी वही करंट इसमें एंटर करेगी। चलिए, इतना हो गया। ये हमारा बन गया फर्स्ट लूप और ये हो गया सेकंड लूप। ये हो गया लूप। ठीक,
इतना क्लियर है। अब इसमें बोला क्या है, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है, कहां लिखूं, ये लिखते हैं, इन्होंने बोला है किसी लूप में करंट के साथ जो रेजिस्टेंस होगा, यानी रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट का अलजेब्रिकल सम, किसी लूप में जितने रेजिस्टेंस और जितनी धाराएं होंगी, जितने करंट होंगे, सभी के लिए बात होती है कि करंट और रेजिस्टेंस का जो गुणनखंड होगा, गुणनफल होगा, उन सब का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, उस लूप में लगे विद्युत वाहक बलों के यानी ईएमएफ के अलजेब्रिकल सम के बराबर होगा। ये इनका लॉ होता है, ये इनका लॉ है। अब ये लॉ इनका जो है, ये नियम इसमें लगाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो सॉल्व कैसे करोगे, तो कैसे लगाना है वो ध्यान देना। अगर हम बोलते हैं इन फर्स्ट लूप, पहले लूप में आपको डायरेक्शन चुननी होगी, डायरेक्शन आप अपने हिसाब से कोई भी ले लो। हम देख रहे हैं करंट ऐसे जा रही, चलो हमने ये डायरेक्शन ले लिया, ऐसे चलना है। इस डायरेक्शन में चलने पर अगर कोई करंट अपोजिट से आती दिखे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इतना अंतर होता है। तो क्या लगाना है रूल, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। यहां से चलेंगे, करंट I1 में कौन सा रेजिस्टेंस है, R1 है, तो क्या बनेगा I1, ऐसे लिखना I1 R1 करके, I और R गुणन बना करके आगे बढ़ो। और कोई यहां रेजिस्टेंस नहीं है, इधर है R2, इसमें करंट कौन सी है I2, लेकिन हम चल रहे हैं ऐसे, अब करंट जा रही है उल्टा, तो साइन माइनस, क्या बनेगा, और कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है इसमें, नहीं है। अब आ जाओ इक्वल टू पे, आगे क्या लिखना है, टोटल ईएमएफ, यहां से सेल E1 और यहां से सेल E2, लेकिन दिशा इसकी अपोजिट, तो माइनस। ऐसे करके न्यूमेरिकल में इक्वेशन बनाया जाएगा। यहां तो I R है, न्यूमेरिकल में कोई नंबर होंगे। ऐसे ही सेकंड लूप में, ऐसे ही सेकंड लूप में यहां भी कोई ले लो, जो तुम्हारी मर्जी हो डायरेक्शन, ये हमने ले लिया, ऐसे चलना है। करंट R2, करंट क्या है, रेजिस्टेंस R2 में करंट I2, क्या बनेगा I2 R2, और यहां पे R3, इसमें करंट डायरेक्शन सेम है ना, तो प्लस रहेगा I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस, बस हो गया। टोटल ईएमएफ, वोल्टेज कितना है टोटल इसमें, ओनली E2, सेम डायरेक्शन में है। ऐसे इक्वेशन जितने लूप बनेंगे उतने ऐसे इक्वेशन बनाना है। उसके बाद इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और करके करंट I1 I2 I3 जितनी बनती है उन सबको निकालना होता है, ऐसे अप्लाई करना होता है। बाकी लॉ तो ये है, किरचॉफ का सेकंड नियम ये है। किसका किसका मल्टीप्लिकेशन है, सम ऑफ, यहां पे चाहे लिख सकते हो अलजेब्रिकल सम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी धारा वही लोगे जिसके रिस्पेक्ट में कोई रेजिस्टेंस होगा, वही आपको धारा और वही आपको रेजिस्टेंस लेना है। किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल ईएमएफ इन दैट लूप, उस लूप में जो टोटल ईएमएफ लगा होगा उसके अलजेब्रिकल सम के इक्वल होगा। ये डिफिनेशन लिख दिया है,
यानी क्या क्या हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? किसी लूप में धारा के सापेक्ष प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप में लगे टोटल ईएमएफ के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहां से देख लो, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, धारा और ये क्या है? प्रतिरोध, दोनों गुणा में है तो गुणनफल का क्या? बीजगणितीय योग इसके बराबर होगा उस लूप में लगे विद्युत बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। सबसे अच्छा वहीं से बना लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम के लिए। और किसी भी कंपटीशन में बैठिए, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, किरचॉफ सेकंड लॉ का। हाफ ईयरली में नहीं आया था, कोई बात नहीं। तो हाफ ईयरली में व्हीटस्टोन ब्रिज आया होगा, फिर आया था। अभी हमने एक बात बोली थी ना कुछ समय पहले, अभी किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज दो में से एक पक्का आएगा, इसलिए मैंने कहा वो नहीं आया तो व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा। यही देखना, यही सेम कंडीशन बोर्ड एग्जाम में होगी। व्हीटस्टोन ब्रिज भी तो आया था तुम्हारे यहाँ 5 नंबर। देखो कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको बता देंगे, उतने तैयार कर लो, लॉन्ग में उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। केवल 15 से 20 क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बता देंगे। लेकिन सभी क्वेश्चन की नहीं बात करते, जितने भी जैसे न्यूमेरिकल बड़े आते हैं, कहाँ से आते हैं वो आपको हम बता सकते हैं। डेरिवेशन कहाँ कहाँ से आई, कौन कौन आ सकता है वो बता देंगे। अब तुम सोचो कि हम आपको बता दें ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, तो ये गलत चीज है। हाँ, लेकिन जहां से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन वहीं से आएगा ऐसा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। 60 से 70 नंबर का पेपर, यानी 60 से 70% पेपर हम आपको बता देंगे कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन से आएगा। 30% का नहीं कह सकते। अच्छा, मिटाए इसको। कहां से जा रहा है ये? ऊपर ऊपर उड़ रहा है ना? हाँ, क्योंकि आपने इसमें कुछ नहीं पढ़ा है, बस आप इसको केवल समझने का प्रयास करना कि लॉ में बोला क्या गया, नियम में बोला क्या गया। ये आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट ईयर, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ लोगे तो नेक्स्ट ईयर बहुत हेल्प करेगा। है? अरे गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर मिलेगा, पूरा पूरा आ जाएगा। और आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हम दूसरी बार नहीं, हम तो इसको 50-60 बार पढ़ा चुके होंगे अपने जीवन काल में। देखो आगे, ये क्या है? व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन ब्रिज, ब्रिज नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने ब्रिज जैसा होता है ब्रिज की तरह ही डिजाइन किया था, इसलिए इन्होंने। अच्छा, होता क्या है, इसका काम क्या है? इन्होंने 4 रेजिस्टेंस को लेकर के एक ब्रिज व्यवस्था बनाई। किसने? व्हीटस्टोन ने। जिसमें 3 रेजिस्टेंस आपको पता होंगे कि कौन कितने ओम का है, एक रेजिस्टेंस नहीं पता होगा, उसको पता करना होगा। तो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों की एक ब्रिज व्यवस्था बनाई, उसी को बोला गया है व्हीटस्टोन ब्रिज। मालूम हुआ? इस तरह से हाथ पैर हिलाइयो ना तो फिर सब बहरे बाहर जाई, है ना। कल एक वीडियो देख रहे थे, इसमें
एक आदमी था, उसकी वाइफ बैठी थी, वाइफ खूब बोले जा रही थी बार बार और चुपचाप सुन रहा था। उसने 2 बोतल रखी थी पानी की, उनकी बोतल रखी थी, इसने आधी बोतल पी लिया था। तो कहा देखो ये बोतल आधी भरी आधी खाली है, कहा साउंड आ रही है? तो उनकी वाइफ ने कहा हाँ आ रही है। दूसरी वाली उठाया, भरी वाली, उसको हिलाया, कहा आवाज आ रही है? उन्होंने कहा नहीं आ रही। तो उसने कहा देखा, जिसके पास दिमाग कम होता है वही आवाज करता है, और जिसके पास दिमाग पूरा भरा होता है वो चिल्लाता नहीं है। उनकी बीवी ने उठाया, जिसमें पानी भरा था, पूरा पानी गिरा दिया, और फिर ढक्कन बंद कर दिया, अब हिलाया, कहा आवाज आ रही है? कहा नहीं आ रहा है। कहा देखा, जिसके पास दिमाग नहीं होता वही कुछ नहीं बोलता है। तो इसे तुमसे कह रहे हैं हिलाओ बिलाओ नहीं सब, ठीक? पैर नहीं लाते बैठे बैठे ऐसे। अच्छा, लोग मना क्यों करते हैं बैठ के पैर हिलाने से? साइंटिफिक रीजन बताओ, ऐसा लोकल तोकल नहीं। पैर क्यों नहीं हिलाना चाहिए? चारपाई पे बैठे या चेयर पे बैठ के? तुम तो हिला रहे हो। बॉडी से कोई भी एक्टिविटी करोगे तो जाहिर सी बात है एनर्जी लॉस होगी। हम तो बताएंगे, पहले आप लोग ट्राई नहीं करोगे जानने का? अच्छा ये बताओ, अगर तुमको सब कुछ बना बनाया मिल जाए तो उस चीज को पाने का कोई फायदा होगा? कोई मजा आएगा? कोई चीज पाओ तड़प तड़प के मिले, और जिस दिन मिलेगी उस दिन आप पूरे संसार में गीत गाओगे, और अगर बिना कुछ हाथ पैर डुलाए कोई चीज मिल जाए आपको कोई मजा नहीं आएगा। अगर आपके पापा आपके लिए करोड़ों रुपए कमा के छोड़ जाएं, उस पैसे का आपको जरा सा भी मजा नहीं आएगा। अगर आपने वो रुपया अपनी कमाई से बनाया हो, आप उसमें से 1 रुपए कहीं गिर जाएगा ना 10 बार ढूंढोगे। ठीक वैसे ही जैसे पापा से 10 रुपए लिया और कहीं खो गया, तो पापा से कहा पापा 10 रुपया गिर गया, पापा ने कहा ठीक कोई बात नहीं। और वही जब पापा बूढ़े हो जाए तुमसे 10 रुपया मांगे, वही अगर गिराया हुए और तुमसे आगे बताएं बच्चा 10 रुपया तो गिर गया था, तुम उनको 50 बात सुनाओगे, बूढ़े हो गए हो, उम्र हो गई, तुम्हारी दिमाग नहीं है, गिरा दिए, संभाल के रख नहीं सकते हो। समझ में आई बात? वो आपकी कमाई का था, आपको पता है कितनी मेहनत से आई है। तो कोशिश करो कोई चीज। अब जैसे हम लोग हैं, तुम लोग चाहते हो कि हम पूरा तुमको करके सब दिखा दे, सब पूरा दे दें, तुमको कुछ ना करना पड़े। तुम दिन भर चाहे जीवन भर कोचिंग कर लो, सफलता कभी नहीं मिलेगी तब तक जब तक खुद नहीं करोगी। ठीक? घर में खाना मम्मी बनाती, मजा नहीं आती, एक बार आप बना के खाइएगा खुद से, चाहे जितना जला भुना हो, पसंद बहुत आएगा आपको। क्यों? आपकी मेहनत का है। कभी करके देखिए आप, जिसमें आपका खून पसीना समाहित है उसमें मजा आएगी निश्चित तौर से। कभी खाना बनाओ, चाहे जितना खराब हो जाए, दुनिया बोलेगी खाना खराब है, पापा बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, लेकिन तुमको वो स्वादिष्ट लगेगा। ऐसा होता है ना? तो इसलिए बता रहे हैं, हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं। देखो हमारा बस उद्देश्य, हम लोग का मतलब केवल आपकी लाइफ में इतना होता है, हमने आपको बता दिया कि इस रास्ते पे चलना है, ऐसे चलना, इतनी स्पीड से चलना है तो आपको मंजिल मिलेगी। अगर आप नहीं चलोगे तो कैसे मिलेगी? आपको चलना पड़ेगा, चलोगे, जितनी स्पीड से कहा उतनी स्पीड से चलना है, जैसे कहा वैसे चलना पड़ेगा। तो हम लोग एक माध्यम है, उस पर जो चलेगा उसको मिलेगा, जो नहीं चलेगा नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको ध्यान रखना। इधर इन्होंने क्या किया है, ब्रिज व्यवस्था बनाने के लिए एक रेक्टेंगुलर शेप में इन्होंने 4 वायर को ले लिया, रेक्टेंगुलर शेप में 4 वायर को जोड़ दिया।
ठीक, रेक्टेंगल तो पता होगा ना, आयताकार। नाम दे दिया भाई, ध्यान से समझ लो, जो लोग 12th में हैं उनके लिए रामबाण है। इसमें इन्होंने क्या किया, चारों वायर का अपना अपना रेजिस्टेंस, या यूं कह सकते हो कि रेक्टेंगल की चार साइड में चार रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, पी क्यू आर एस। ठीक, ध्यान से। अब आपको पता है ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बन गया एक चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल हैं, दो विकर्ण हैं। कौन कौन से? एक तो विकर्ण हो गया एसी और एक विकर्ण हो गया, इनके बीच में उन्होंने कुछ और जोड़ा है। विकर्ण बीडी के बीच में इन्होंने जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर, धारा मापी, और यहां पे लगा दिया एक कुंजी, ऑन ऑफ वाला बटन। अभी बताओ एक कुंजी ऑन है कि ऑफ है? ऑफ है। ऑन कब होगी? जब ये मिल जाएगा। ऐसे ही ये बोर्ड वाले स्विच भी होते, कभी खोल के देखिए, ऐसे ही होते हैं। जब ऊपर करोगे तो ऐसे उठ जाएगा, और ऐसे दबाओगे खिट से आके इस पे चिपक जाएगा, तो करंट चालू हो जाएगी। ठीक। दूसरा जो इसका डायगोनल एसी है, एसी के बीच में इन्होंने एक जोड़ दिया सेल, और एक जोड़ दिया यहां पे दूसरी कुंजी के 1, ये हो गया सेल का ईएमएफ ई। जब यहां से सेल से यानी कुंजी K1 को ऑन करते हैं, ऑन हो गई, जब ऑन करते हैं तो सेल से करंट चलेगी। ठीक, करंट आई चल करके पॉइंट ए पर आएगी। अब यहां से इसको दिखे भैया दो रास्ते, समझ में नहीं आ रहा किधर जाया जाए, है ना। ऐसे ही आपको 12th के बाद चौराहा मिलेगा, जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि जीवन के किस रास्ते पे चलना है। इंटर ही होता है जीवन का सबसे बड़ा चौराहा। अगर सही रास्ता मिल गया चौराहे से तो जीवन संवर जाएगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा। और तुम लोग अभी तक नहीं सोच पाए हो किधर जाना है। कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लो चौराहे पे जाके कुछ लोग पहले ही पहुंचने से पहले दिमाग लगा देते हैं हमें उधर जाना है, और कुछ लोग सोचते वहां पहुंच के देखेंगे कहाँ जाना है, और वहां जब जाएंगे समझ में नहीं आता किस तरफ जाना है। वहां फिर क्या करते हैं, देखेंगे किधर कितने लोग जा रहे हैं, भीड़ जा रहे हैं उधर, अच्छा हम भी उधर जाएंगे, देखते हैं शायद उधर कुछ अच्छा होगा, तमाम आदमी जा रहे हैं, है ना। किसी रास्ते पे कोई नहीं जा रहा, किसी रास्ते पे कम लोग जा रहे हैं, किसी रास्ते में मम्मी पापा जा रहे हैं, तुमको लगा कि जिस तरफ मम्मी पापा जाएंगे उधर जाएंगी। ऐसे आप में से बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो इंटर के बाद पूछो क्या करना है तो बोलेंगे मम्मी पापा का सपना है कि बीए कर लो। मुझे लगता है मम्मी पापा को पढ़ाई करना है। तुमको सोचना है भैया, तुम्हारा जीवन है, तुमको सोचना है लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, उसके हिसाब से रास्ता चुनो। रास्ता मतलब कोर्स। कोई कोर्स ना बुरा होता है ना कोई कोर्स अच्छा होता है, सब बढ़िया कोर्स हैं, ठीक है ना। किसी को बुरा नहीं बोल सकते। कुछ लोग कहते हैं कोई कोर्स बहुत अच्छा है, कोई कोर्स बहुत खराब है, सारे अच्छे हैं, बस आप अपने फील्ड के मास्टर बनो, कोई नहीं खराब है, लेकिन करना पड़ेगा भाई। तो यहां पे बोला गया कि दो करंट, ये जो आई थी ये I1 और I2 में ब्रेक हो गई। अब तुम्हारा किसने पूछा था? तूने पूछा था इसमें करंट आती नहीं आती। अगर ये करंट I1 जाएगी B पे, अगर करंट इसमें आएगी तो यानी कि ये I1 करंट पूरी Q में नहीं आएगी। अगर इसमें आएगी तो इसका मतलब इसमें I1 नहीं आएगी पूरी, कुछ इसमें आएगी। ऐसा नहीं होता है। इसमें जब करंट क्या होगी, जीरो होगी, तब क्या होगा, बैलेंस कंडीशन होगी, यानी संतुलन की अवस्था होगी। तो संतुलन की अवस्था में धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी। बुक में भी पढ़ा होगा आपने।
तो उस कंडीशन में I1 पूरी आएगी इधर, जब यहाँ 0 होगी तो, और I2 इधर आएगी। अगर कुंजी K2 को हम ऑन करते हैं तो ऑन करने पर देखेंगे कि धारामापी में कोई करंट नहीं है, यानी शून्य विक्षेप है। इसका मतलब है कि हमारा जो ब्रिज है क्या है, बैलेंस कंडीशन में, सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। तो I2 पूरी की पूरी करंट इधर आ जाएगी। I1 I2 मिलके यहीं पर फिर से वही करंट बना देगी जो यहां से चली थी। अब जरा आप ध्यान दो, ये लूप कंप्लीट है ना, लूप बना है, लूप 1 लूप 2, इसमें लगा दो किरचॉफ का रूल। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, सेकेंड लॉ कर लो, यहां पे सेकेंड लॉ से होगा। इन लूप फर्स्ट, पहले लूप में लगाना है किरचॉफ का नियम, अभी भी लिखा है IR = E। इस लूप में डायरेक्शन चुन लो, हमने डायरेक्शन चलो ये ले लिया, हमें इसमें ऐसे घूमना है, ठीक। चलो I1 करंट किस में जा रही है, रेजिस्टेंस P में, तो क्या बनेगा PI1। आगे बढ़ो, इधर आना, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर R रेजिस्टेंस है, करंट कितनी है I2, लेकिन अपोजिट से आ रही है, बराबर कोई इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई सेल लगा इसमें तो 0, ये -IR2 उधर भेज दो, एक इक्वेशन बन गया। ऐसे ही इन लूप सेकेंड, इसमें कोई डायरेक्शन चलो यही ले लिया हमने, ठीक। I1 किस में जा रही है, Q में, I1 Q, आगे इसमें S में I2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से SI2, इसमें कोई करंट नहीं है, और टोटल EMF कितना, कोई सेल ही नहीं है तो 0, ये SI2 उधर भेज दो, तो SI2 इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर हम फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे सेकेंड से तो I1 से I1 कट जाएगा, P/Q, इधर I2 से I2 कट जाएगा। ये क्या होता है, बैलेंस्ड कंडीशन होती है, संतुलन की अवस्था, और वो भी कब आई है, जब यहां पे करंट 0 लिया था। अब समझ गए ना, अगर यहां कोई करंट आती तो ये कंडीशन आती नहीं थी हमारी। ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, और जल्दी कर लो तो इसका एक न्यूमेरिकल करके दिखा दे। कहाँ जाइ हो, घर का है, कहाँ घर पड़ता है, सलोन, इतना दूरी से हो तू, काहे से हो तू है, पैसा पड़ा था रोज के, ट्रेन नहीं आती का, अरे प्रतिष्ठा तुम कहाँ, तुम्हारी ट्रेन है, बाप रे, तुम्हारी ट्रेन भी है, तुम्हारे पास ट्रेन भी है, तुम तो कह रहे हो कि मेरी ट्रेन है, बड़े आदमी हो गए हो हैं? क्या करंट जब गैल्वेनोमीटर में नहीं आएगा तब ये कंडीशन होगी, लिखा भी है बैलेंस कंडीशन में। आता है तुमको ना, है? चलो अच्छा, इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिखने जा रहे हैं, आपको बताना कैसे होगा, ठीक। और उम्मीद करते हैं कि आप बता पाओगे, निराश नहीं करोगे।
एक नोट्स बना लियो, जीवन में बहुत काम आई। देखो क्वेश्चन है, हैं? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सामने देखो ना। फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज across the terminal of बैटरी। तो भैया बैटरी के सिरों पर वोल्टता बतानी है, हिंदी में लिख देना, सेल के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। बताओ मयंक, तुम सिर्फ सॉल्व ना करो, आंसर नहीं पूछना, तुम बताओ कैसे करेंगे ये पूछना। बन रहा है तो क्या करेंगे फिर? किसमें नहीं जाएगी करंट? कौन से रेजिस्टेंस में? 5 ओम वाला है, उसमें रेजिस्टेंस नहीं जाएगा। फिर आगे एक ही लूप बन रहा है, सॉल्व कर सकते हो? दो 2021 का पेपर उठा के देखना, यही क्वेश्चन है। और बहुत भारी नहीं है, लेकिन देखने में लग रहा है ना खतरनाक क्वेश्चन है। देखो कितना बड़ा सा है, अगर आपको आता है तो पेपर में कैसे करोगे ये ध्यान रखना। अच्छा इतना देख के आपको लगता है व्हीट स्टोन ब्रिज है? तो नहीं लग रहा है सर। ये जो 5 लगे हैं ऐसे, बस इनको घुमा दो भैया ऐसे, एक ये रेजिस्टेंस, ये हो गए 5 हो गए ना, बीच में जो लगा है यहाँ पे 5 ओम। लेकिन यहाँ होता क्या है, गैल्वेनोमीटर, जिसमें करंट 0 होती है, तो वो 0 होती तो इसका काम खत्म, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी खत्म। तो अब बताओ यहां से अगर करंट जाएगी सीधा इसमें जाएगी ना ऐसे, यानी ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर जो आएगा, अब सीरीज का फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, ये दोनों जोड़ लो सीरीज में, कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ लो सीरीज में, कितना हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, समांतर में, तो समांतर में रेजिस्टेंस 1/3 प्लस 1/6, ये 6 और ये 3, कितना आएगा 2 प्लस 1/6, 1/2, R इक्वल टू कितना आया। अब ये पूरा R इसके साथ सीरीज में, तो टोटल कितना होगा रेजिस्टेंस सर्किट का, सीरीज में ऐड कर दो, ये 2 और ये और ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का इतना, टोटल ईएमएफ कितना है तो करंट कितनी होगी, अभी फार्मूला बताया था, I इक्वल टू E अपॉन R, R कितना है
कितना आएगा? 1 एम्पियर करंट आई। अब हमसे पूछा गया सेल के टर्मिनल पे यानी यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा। सेल को यूज कर रहे हैं ना, तो यूज करते समय आपको हमने फॉर्मूला बताया था कल वाली क्लास में, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। याद है किसी को? बताया भी था। ये टर्मिनल पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है सेल का? अच्छा पहले ये मुझे बताना, टर्मिनल E की वैल्यू 2.5 है, तो टर्मिनल पोटेंशियल V इससे ज्यादा आएगा कि कम आएगा? पहचानने का तरीका भी आपको बताया था। ज्यादा आएगा कि कम आएगा? सेल को यूज करते हैं, सेल को यूज करते हैं तो E होता है सेल के अंदर, निकल के बाहर आएगा तो कुछ कम हो जाएगा, यानी V इससे कम आएगा। I कितना है? 1 एम्पियर। स्मॉल r कितना है? 0.5 मल्टीप्लाई करके माइनस कितना बचेगा? ये भैया हो गया आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था, आया था। अगर आता है जैसे अब आपको करके हमको दिखाना पड़ा, हमको करना होगा तो इतना लिखेंगे ही नहीं। फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी या टर्मिनल ऑफ सेल, जो भी लिखना चाहो। ओ भोले, ऐसे क्वेश्चन आपको अपनी बुक में मिले होंगे। आप 10th क्लास से करते चले आ रहे हो, ये ऐसे सर्किट वाले, है ना, लेकिन सही ढंग से कभी किया नहीं होगा। अभी कर लो, नहीं तो जीवन में कभी नहीं कर पाओगे। कुछ तो कर पाते होंगे। चलिए एक काम कर लेते हैं, अगली क्लास हम सारे सर्किट वाले क्वेश्चन के रख लेते हैं, खाली क्वेश्चन की क्लास, केवल सर्किट वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। कल क्लास होगी ना? नहीं बोलना पड़ेगा सर से क्लास रखे, नहीं तो वो डीएलएड का एग्जाम तुम्हारे यहाँ है तो 2-3 दिन क्लास बंद रहेगी, चलेगी नहीं। 3 तक। कब से? तुम्हारे यहाँ बहुत छुट्टी होती है। वही पेपर ही है, 27, 28, 29 और शायद 2 या 3 को है कुछ। उसको बंद बंद कर दो।